हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ईएससी 2024 से हमने अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई मेंस, एसएससी जेई प्री और जो स्टेट के जेई के और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए इक्वली हेल्पफुल है। इस सॉल्यूशन को हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अगर कोई ईएससी की तैयारी कर रहा है स्पेसिफिकली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे नहीं कर रहे। इसको एसएससी और जो स्टेट जेई एग्ज़ाम है उनके हिसाब से करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 46 नंबर क्वेश्चन से इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, इफ़ गामा एस इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको गामा यूनिट वेट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम इन ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी यूनिट हैं वे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड के टर्म में है, जो सीजीएस यूनिट सिस्टम है। तो आपसे इसमें पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल। स्टोक के हिसाब से जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला होगा 1/18 गामा सॉलिड माइनस गामा टोटल डिवाइड बाय म्यू इंटू डी स्क्वायर। म्यू इसके अंदर क्या है, जो इसकी विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी कौन सी है, ये डायनामिक वाली विस्कोसिटी। आप इसकी यूनिट देख सकते हो, ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, सोयल में भी पढ़ते हैं, और ये जो स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं 1/18 गामा सॉलिड माइनस गामा टोटल डिवाइड बाय म्यू इंटू डी स्क्वायर। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। वो तरीका क्या है, 1/18 जी कैपिटल जी -1। ये कैपिटल जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका स्पेरिकल पार्टिकल है, इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू। अब यहाँ पे म्यू कौन सी विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ द सोयल पार्टिकल बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ। तो जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करते हैं स्टोक्स लॉ के हिसाब से, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मेंस के पेपर में जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नोट है, ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप के टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ना आपको। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फाइन सोयल पार्टिकल आर नेवर परफेक्टली स्पेरिकल। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फाइन सोयल पार्टिकल्स होते हैं वे स्पेरिकल नहीं होते। उनकी शेप कैसी होती है, वे फ्लैकी शेप की होती है, यानी कि लेंथ वाला डायमेंशन ज़्यादा होगा और थिकनेस कम होगी, नुकीले से होते हैं थोड़े। ऑल द सोयल ग्रेन्स में हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है। जो अलग अलग सोयल के ग्रेन्स हैं, यानी कि सोयल के जो पार्टिकल हैं दाने दाने से, इन सभी की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग टू फाइन सोयल फ्रैक्शन में कैरी द सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो फाइन सोयल पार्टिकल होते हैं, आपको पता है उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल। जैसे क्ले की जो सोयल होती है हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो कौन सी करेक्ट है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द थिक्सोट्रोपी। तो थिक्सोट्रोपी क्या होती है। तो दोस्तों, थिक्सोट्रोपी एक फिनोमेना होता है स्ट्रेंथ लॉस का और स्ट्रेंथ गेन का विद नो चेंज इन दी वॉल्यूम। दरअसल क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे सोयल है, इसकी मान लो 100 किलो न्यूटन की इसकी स्ट्रेंथ थी। आपने यहाँ है सोयल को निकाल के आप अपनी लैब के अंदर लेके चले गए, तो सोयल का सैंपल डिस्टर्ब हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, जो सोयल की स्ट्रेंथ वापस वो रीगेन कर लेता है। मान लो सोयल यहाँ पड़ी वापस से उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई 100 की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी जो स्ट्रेंथ गेन कर जाती है सोयल बिना वॉल्यूम चेंज हुए, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रोपी। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेंथ लॉस स्ट्रेंथ गेन विद नो चेंज इन द वॉल्यूम और द वाटर कंटेंट। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी हेड। तो जो एनर्जी हेड होती है उनके बारे में स्टेटमेंट पढ़नी है। एनर्जी हेड कैसे, जैसे प्रेशर हेड होता है, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड, उस टाइप के। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी हेड इन द सोयल इज़ द नेग्लिजिबल। तो जो सोयल होती है, सोयल के अंदर से जो पानी होता है वो बहुत कम स्पीड से बहता हुआ चलेगा। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, जो वेलोसिटी हेड होता है सोयल में वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो सही बात है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द टोटल हेड।
जो पानी है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, उसको आप क्या किसके थ्रू बताओगे? डिफरेंस इन टोटल हेड से। जैसे ये मान लो ये सोयल है, यहाँ पे हेड मान लो 10 मीटर का है और यहाँ 20 मीटर का हेड है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होएगा? पानी 20 मीटर वाले से 10 मीटर के ऊपर फ्लो करेगा। जो ज़्यादा हाइट होती है उससे कम हाइट के ऊपर फ्लो करता है ना पानी, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर होएगा वहाँ से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, नेगेटिव पोर प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत दे दी इसने। क्या नेगेटिव पोर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो नेगेटिव पोर प्रेशर तो एग्जिस्ट करता, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे कैपिलरी बनती हैं। जैसे ये आपकी सोयल है, यहाँ पे वाटर टेबल है और मान लो यहाँ तक इसका कैपिलरी राइज है। क्या है? कैपिलरी राइज। तो हम इसका पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, वाटर टेबल से नीचे पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव और ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव। जहाँ पे कैपिलरी जोन होता है वहाँ क्या होता है? नेगेटिव पोर प्रेशर होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, केवल पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेवल। जो कोर्स ग्रेवल होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितना होता है? तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हो ग्रेटर देन 100 mm पर सेकंड। जो ग्रेवल होता है, केवल ग्रेवल का हम कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लेते हैं। केवल ग्रेवल का हम कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो सकता है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। 10 mm से ज़्यादा किसका होगा? कोर्स ग्रेवल का। बाकी सेपर साइड के लिए हम कह सकते हैं कि 100 mm पर सेकंड से ज़्यादा इसका होता है कोर्स ग्रेवल का कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीइंफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन ऑफ डायमेंशन 18 × 36 मीटर एक्सर्ट ए यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ए सोयल मास। यानी ये कंक्रीट की फाउंडेशन है, वो कितना प्रेशर लगा रही है? 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा रही है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, जो फाउंडेशन हमारा प्रेशर लगा रही है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है 45 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मेगा का मतलब होगा 10⁶। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इमीडिएट सेटलमेंट अंडर द फाउंडेशन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इमीडिएट सेटलमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसएससी जेई का लेवल का ही है। जो इमीडिएट सेटलमेंट होती है सोयल में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q × B 1 - μ² मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लुएंस फैक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Q इसके अंदर क्या जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, B इसके अंदर क्या जो विड्थ है, और म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशो। अब हमसे क्वेश्चन में इसने इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू नहीं दी, यानी कि जो IF लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें किसकी वैल्यू नहीं दी? जो ये IF लिखा हुआ है इसकी वैल्यू नहीं दी। तो इन्होंने तो 1.2 लेके सॉल्व कर दिया इसको। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में IF की वैल्यू नहीं दी होगी अगर मेंस के अंदर, तो हम इसको कितना कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे। पॉइजन्स रेशो कंक्रीट के लिए हम कितना लेते हैं? कंक्रीट के लिए हम 0.1 से लेके 0.2 लेते हैं ना पॉइजन्स रेशो। तो आप इसके बीच की कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। वैसे पेपर में आपको पॉइजन्स रेशो की वैल्यू दे रखी होगी, तो ये फॉर्मूला आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। वैसे इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, जैसे इन्होंने 64 आंसर निकाला तो 64 इसके अंदर है नहीं। बाकी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर विच ए फाउंडेशन कैन विदस्टैंड विदाउट द ओकरेंस ऑफ द शियर फेलियर ऑफ द फाउंडेशन। तो किसी फाउंडेशन के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रेशर हम लगा सकते हैं और उसका शियर फेलियर ना होए, तो वो होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। वो क्या होती है? उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि भाई सेटलमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सेटलमेंट के लिए हम क्या लेंगे? सेटलमेंट के लिए हम लेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेटलमेंट के लिए क्या लेंगे? सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जो डी नंबर ऑप्शन, ये किसके लिए होगा? सेटलमेंट के लिए। अगर आपसे शियर के लिए पूछा तो शियर के लिए क्या होगा? अल्टीमेट वाला। शियर के लिए क्या होगा? अल्टीमेट वाला। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम जो प्रेशर है शियर फेलियर ना हो उसके ऊपर, तो क्या होगा? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और अगर सेटलमेंट का पूछता तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेटलमेंट का पूछता तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी। कन्फ्यूजन होता है इसमें बच्चों को, आपको याद कर लेना है। एस से सेफ होता है, एस से सेटलमेंट होता है। एस से सेफ, एस से सेटलमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे जो इमीडिएट सेटलमेंट होती है उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। ये हमने अभी ऊपर देखा क्या होता है, क्या वन टू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ई एस मल्टीप्लाई बाई इन्फ्लुएंस फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई इन्फ्लुएंस फैक्टर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। म्यू इसके अंदर पॉइजन्स रेशो है सोयल का, आई टी इन्फ्लुएंस फैक्टर है जो कि एल बाई बी के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। आई क्या हमारा इन्फ्लुएंस फैक्टर जो एल बाई बी के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमको वैल्यू याद नहीं करनी है कि इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल बाई बी के रेशो के ऊपर। क्या वो क्या होता है, फाउंडेशन के ऊपर प्रेशर क्या, ई एस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बियरिंग कैपेसिटी वैल्यू स्पेसिफाइड इन द बिल्डिंग कोड। जो बिल्डिंग कोड होता है उसके अंदर बियरिंग कैपेसिटी वैल्यू दे रखी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है। पहले स्टेटमेंट, द कोड tacitly assume that the allowable bearing capacity is depend only on the soil type। तो कोड क्या एज्यूम करता है कि अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोयल टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। कोड एज्यूम दैट द बियरिंग कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द साइज, शेप एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। जो बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारी फाउंडेशन के साइज के ऊपर, शेप के ऊपर और डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी सही है। बिल्डिंग कोड आर यूजुअली नॉट अप टू डेटेड। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। जो बिल्डिंग कोड होते हैं अप टू डेटेड नहीं होते। जैसे अब 2024 चल रहा है तो बिल्डिंग कोड मान लो 2022 का होगा या 2020 का होगा, 4-5 साल में अपडेट होते हैं एक बार ये, तो ये अप टू डेट नॉर्मली नहीं होते। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी जेई में और स्टेट के जो एई के एग्जाम उनमें आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्रोमाइज 2 और मोर फुटिंग कनेक्टेड बाय ए बीम कॉल्ड द स्ट्रैप। तो 2 फुटिंग है आपकी, वे एक स्ट्रैप से, एक यानी कि एक बीम से जोड़ी हुई है हमने, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रही है। तो इस टाइप की फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रैप फुटिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको हम स्प्रेड फुटिंग भी बोल सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्प्रेड फुटिंग भी बोल सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन, स्प्रेड फुटिंग भी बोलेंगे या फिर स्ट्रैप फुटिंग भी बोलेंगे। जो है आपको, और ये बीम जिससे हम इसको जोड़ते हैं उस बीम को हम क्या बोलते हैं, इस बीम को हम स्ट्रैप बोलते हैं, इस बीम को हम स्ट्रैप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन वे स्लैब हैज ए इफेक्टिव स्पैन ऑफ 3.6 मीटर एंड इज 150 mm थिक। एक आपको वन वे स्लैब दी हुई है जिसका स्पैन 3.6 मीटर का है और 150 mm वो थिक है। लाइव लोड इसके ऊपर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके अंदर डिज़ाइन शियर और लोड क्या होंगे, सर्विसिबिलिटी, फोर्स चेकिंग दी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको एक तो शियर, डिज़ाइन शियर बताना और एक लोड बताने हैं। तो लाइव लोड तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड है। अब इसकी लेंथ दे रखी है और इसकी डेप्थ दे रखी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डेड लोड निकालना पड़ेगा। पर मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो हम 1 मीटर लेंथ एज्यूम करते हुए चलेंगे। थिकनेस 1 मीटर की लेंथ है और 1 मीटर इसकी विड्थ है, यानी केवल डेप्थ ली। और आरसीसी है, आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आरसीसी का यूनिट वेट क्या होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर, वो पर मीटर क्यूब होता है। तो डेड लोड हमने निकाल लिया 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड हमें दिया हुआ था, तो हमारा वर्किंग लोड कितना आ गया, इन दोनों का सम। अब इसको हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6.75। जो फैक्टर्ड लोड होता है उसको निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए 10.125 ये हमारा आ जाएगा। और जो फिर डिज़ाइन शियर फोर्स है, डिज़ाइन शियर फोर्स क्या हो जाएगा, WL/2। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इस वजह से डिज़ाइन शियर फोर्स कितना हो जाएगा, WL/2 यानी कि 12.15। और फिर इसको भी हम फैक्टर्ड अगर करके निकाल लें तो 18.225, तो 18.225 तो आपका डिज़ाइन शियर हो गया। और टोटल लोड कितना है आपका, 6.75। तो इस क्वेश्चन में अलग बस यही था कि आपको डेड लोड अलग से निकालना था, लाइव लोड आपको दे रखा था क्वेश्चन में, और इन दोनों को सम करके आपको शियर फोर्स निकालना था और फिर वो डिज़ाइन शियर फोर्स निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए फ्लैंज सेक्शन इन ए फ्लेक्सुरल
वेयर फ्लेक्सर का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। जहाँ भी फ्लेक्सर लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है? बेंडिंग। वेयर द मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्लैंज सेक्शन डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू। तो आपको एक टी बीम टाइप से दिया हुआ है, ये क्या होता है? ये फ्लैंज होती है और ये इसकी वेब होती है। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, जो डार्क कलर से दिख रहा है वो इसकी फ्लैंज है और जो नीचे वाला हिस्सा ये इसका वेब है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर इफ़ एक्स यू इज स्मॉलर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, एक्स यू हमारा क्या है? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। एक्स यू हमारा क्या है? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज से छोटी हुई, जो न्यूट्रल एक्सिस है जैसे ये आपकी फ्लैंज है, अगर न्यूट्रल एक्सिस यहीं पे है तो कंप्रेशन के अंदर ये वाला एरिया होएगा, टेंशन के अंदर ये हमने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड की हुई है। तो जो कंप्रेसिव फोर्स है वो केवल फ्लैंज के अंदर रहेगी। जो ये कंप्रेसिव फोर्स है वो केवल किसके अंदर रहेगी? इस फ्लैंज वाले हिस्से में रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ 3/7 एक्स यू इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अब इसके अंदर जो ये डायग्राम होता है, ये देखिए आप अपना ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अच्छे से है नहीं, जैसे ये कोई आपकी रेक्टेंगुलर बीम है, कैसे आप डायग्राम बनाते हैं? ऐसे कुछ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स हो जाएगी और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगी। ये कितना होता है? 0.446 FC क्या होता है? और ये आपकी क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन बन गया और ये नीचे वाला, तो इसकी होती है 4/7 ऑफ एक्स यू, और जो ऊपर वाला बच गया वो होता है 3/7 ऑफ एक्स यू। ये आप समझ गए, यानी 3/7 ऑफ एक्स यू तो पूरा क्या रेक्टेंगुलर है और ये आपका क्या है? ये पैराबोलिक बनता है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ 3/7 इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज। हमने डायग्राम के अंदर देखा ना, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। तो ये वाला होता है 3/7 और ये होता है 4/7। अब ये 3/7 वाला अगर डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा, तो फ्लैंज के अंदर क्या होएगा? यूनिफॉर्म होएगा। वो फ्लैंज के अंदर कंप्रेसिव फोर्स क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 3/7 वाला जो हिस्सा वो डेप्थ ऑफ फ्लैंज से बड़ा है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है अगर 3/7 डेप्थ ऑफ फ्लैंज से बड़ा होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लैंज इज नॉन यूनिफॉर्म। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, केवल दूसरी सही है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये एसएससी जेई के लेवल का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में आ सकता है। आई होप इसको आप समझ पाओगे। ऐसे बनाते हैं ना हम स्ट्रेस का डायग्राम। तो ये कितना होता है? 3/7 ऑफ एक्स यू और ये होता है 4/7 ऑफ एक्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट। तो आपको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना होगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे आएगा, जो इसका फ्री वाला सपोर्ट है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? WL⁴ डिवाइड बाई ATI। और इसके अंदर स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा इसमें WL⁴/6EI। अगर यहाँ पे पॉइंट लोड होता, तब कितना आ जाता? तब आता WL⁴/3EI। ये इसका क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन आ जाता। और स्लोप कितना आता? WL²/2EI। तो ये तो स्टैंडर्ड केस हमारे, ये तो सारे केस आपको याद होने ही चाहिए, सिंपली सपोर्टेड के और कैंटिलीवर के। सिंपली सपोर्टेड अगर इसके अंदर पूछता तो क्या होता? अगर सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड होता तो हमारा जो स्लोप होता है यानी कि थीटा एंगल होता है वो कितना हो जाता? वो होता WL² डिवाइड बाई 16EI, और डिफ्लेक्शन हो जाती है WL⁴/48EI। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तो वो होती WL⁴/24EI, तो हमारा स्लोप हो जाता, और 5 डिवाइड बाई 384
WL⁴ अपॉन EI, ये हमारा क्या हो जाता, ये डिफ्लेक्शन हो जाता। तो ये जितने स्टैंडर्ड केस हैं वे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर विड्थ ऑफ द स्टेप इन ए स्टेयर केस, कंसिडर R बीइंग द राइज, T बीइंग थ्रेड, D/2 बीइंग द डेप्थ एंड B इज द विड्थ। तो जो सीढ़ियाँ होती हैं स्टेयर केस है उसके अंदर आपको दिया हुआ है R इसका राइज है, T इसका थ्रेड है, ये राइज ये थ्रेड। तो इसके अंदर इसकी विड्थ कितनी लेंगे हम, जैसे ये सीढ़ियाँ ऐसी ही होती हैं ना, तो जो इसकी ये विड्थ है ये वाला हिस्सा वो हम कितना लेंगे, R² + T² का अंडर रूट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, अंडर रूट ऑफ R² + T²। सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ACI कोड कुछ होता होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ द टेंशन मेंबर। जो टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर कौन सा फैक्टर नहीं है। टेंशन मेंबर क्या कौन से होते हैं, जैसे रस्सी हो गई जिसको हम पकड़ के खींचते हैं, वो हमारा टेंशन मेंबर हो गया। तो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा टेंशन मेंबर का डिज़ाइन, क्योंकि लेंथ के ऊपर ही उसका सिलेंडरनेस रेशो वगैरह चीज़ें डिपेंड करेंगी। कनेक्शन की एसेंट्रिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई एसेंट्रिक कनेक्शन कितना है। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, आप बिल्कुल सेंटर में ज्वाइन कर रहे हो, तो टेंशन मेंबर का जो डिज़ाइन है एसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ फैब्रिकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, भाई रिवेट कनेक्शन है या बोल्टेड है, नट बोल्ट है, कोल्ड रिवेटेड है, फील्ड रिवेटेड है। तो जो फैब्रिकेशन का आप क्या टाइप सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डी ऑप्शन क्या, ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, यहाँ पे आपने ये रिवेट लगा रखे हैं, तो इसका नेट एरिया किसके बराबर होगा, नेट एरिया होता है इसका ग्रॉस एरिया माइनस जो ये होल का एरिया है इसको हम माइनस कर देते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेंशन मेंबर का डिज़ाइन नेट एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस विल डिपेंड अपॉन दी नेट एरिया। बाकी इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, एसेंट्रिसिटी के ऊपर और फैब्रिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो सिलेंडरनेस रेशो से आपको मैच करना है, मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो कितना होगा। तो SSC के अंदर नहीं, UPSC के अंदर भी इस टेबल से एक या दो क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल, भाई मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो वाली। तो ऑप्शन देखते हैं, मेंबर ऑलवेज इन टेंशन, ऐसा मेंबर जो हमेशा टेंशन के अंदर रहेगा उसका सिलेंडरनेस रेशो कितना होता है, 400। ए टेंशन मेंबर, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ए टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ओकर ड्यू टू लोड अदर देन द सिस्मिक फोर्स। यानी एक ऐसा टेंशन मेंबर है उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है, किसकी वजह से, विंड और सिस्मिक फोर्स को छोड़ के, यानी कि उसके ऊपर डेड लोड की वजह से और लाइव लोड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो उसके अंदर कितना हो जाएगा, 180। क्या वो नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, ए मेंबर सब्जेक्ट टू द कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द विंड लोड। यानी ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है केवल विंड लोड की वजह से, उसके अंदर हम कितना कंसिडर करते हैं, 250। कितना कंसिडर करेंगे, 250। आर नंबर देखते हैं, ए मेंबर एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस, यानी रूफ ट्रस के अंदर टाई की तरह काम कर रहा है, यानी कि टेंशन मेंबर है कोई, और नॉट कंसिडर इफेक्टिव एंड सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम दी अर्थक्वेक। यानी एक टाइप से टेंशन मेंबर ही है लेकिन कभी कभी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो सकती है और उस टाइम उसको हम इफेक्टिवली कंसिडर नहीं करते, तो उसके लिए कितना लेते हैं, 350। इसमें कौन से वाला बच गया, 300 वाला बच गया। तो 300 वाला कौन सा होता है, कंप्रेसिव फ्लैंज जो होती है उसके लिए हम 300 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉलम। जो कॉलम की स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं उसके लिए हम कौन से पैरामीटर को कंसिडर नहीं करते। तो कॉलम का मटेरियल क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेस कितनी है, उन सब को हम कंसिडर करते हैं। जो कॉलम की विड्थ होती है उसको हम अलग से कंसिडर नहीं करते।
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसी के अंदर ये विड्थ वगैरह आ जाती है। तो जो विड्थ ऑफ कॉलम है उसको हम कंसीडर नहीं करते स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम निकालते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मोड रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ एन एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम है यानी बिल्कुल सेंटर में इसके फोर्स लगी हुई है, तो ये किस तरीके से फेल हो सकता है। ये लोकल बकलिंग हो सकती है, इसके अंदर स्क्वैश हो सकता है। स्क्वैश यानी कि भाई कचुम्बर बन जाएगा इसका, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा दी। लोकल बकलिंग मतलब ये ऐसे बक्कल कर जाएगा, तो लोकल बकलिंग हो सकती है। स्क्वैश हो सकती है। जो जॉइंट बकलिंग होती है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो एक्सियली लोडेड कॉलम क्या हो सकता है, स्क्वैश हो सकता है। स्क्वैश यानी कि कंप्रेसिव फोर्स की वजह से आपने उसका कचुम्बर यानी चूरा चूरा बना दिया, इतना फोर्स लगा दिया आपने। लोकल बकलिंग हो सकती है, फ्लेक्सुरल बकलिंग हो सकती है, टॉर्जनल बकलिंग हो सकती है और फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग हो सकती है। फ्लेक्सुरल का मतलब आपको पता ही है, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, और टॉर्जन भी आपको पता भाई टॉर्जन क्या होता है। तो इस टाइप से वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन दिए हुए हैं लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो, इसको रहने दो, ये हमारे काम का नहीं है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको बीम को उसकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ मैच करना है। तो कौन कौन सी टाइप की बीम है, एंगल टाइप की बीम है, आई सेक्शन टाइप की बीम है, कैस्टिलेटेड बीम है। कैस्टिलेटेड बीम्स कैसी होती हैं, जैसे आई सेक्शन की बीम है ये इसके फ्लैंज हो गई, ये इसकी वेब हो गई। तो मान लो ऐसे है, ये कौन सी बीम है, ये आपकी कैस्टिलेटेड बीम है। ये आपकी कौन सी बीम है, कैस्टिलेटेड। इसके अंदर ये आपने कट कर रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये छेद है यहाँ पे, ठीक है। जो ये पैटर्न सा बना हुआ है यहाँ पे क्या ये छेद है। तो इस बीम को हम क्या बोलेंगे, कैस्टिलेटेड बीम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्टिलेटेड बीम। मान लो कल को पेपर में आपके आ जाए तो आई होप कैस्टिलेटेड बीम आपको पता होगी क्या होती है। प्लेट गर्डर्स, तो इनका एप्लीकेशन बताना है। तो जो हम इजीली मैच कर सकते हैं उससे शुरू करते हैं। प्लेट गर्डर्स, प्लेट गर्डर आपको पता क्या होते हैं। प्लेट गर्डर जैसे ये आई सेक्शन है इस टाइप से, यानी कि आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया इसको। जहाँ भी आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, मान लो वेब प्लेट की रिक्वायरमेंट थी, आपने वेब प्लेट लगा दी। फ्लैंज प्लेट की ज़रूरत थी, फ्लैंज प्लेट लगा दी। तो जो प्लेट गर्डर होते हैं वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये किसके लिए यूज होंगे, प्लेट गर्डर होंगे लॉन्ग स्पैन के लिए और हैवी लोड के लिए। तो एस का हो गया 1 नंबर ऑप्शन, ये हमने आसानी से पहचान लिया। प्लेट गर्डर किसके लिए होता है, लंबे स्पैन के लिए और हैवी लोड के लिए। फिर होते हैं एंगल सेक्शन, एंगल इस टाइप के। तो जो आपने ट्रस वगैरह पढ़ी होंगी उसके अंदर जो परलिन वगैरह होते हैं, एंगल्स को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो रूफ की परलिन होती है और शीट रेलिंग वगैरह में इसको हम यूज कर सकते हैं। आई सेक्शन, आई सेक्शन ये वाला होता है। तो आई सेक्शन तो सबसे कॉमनली यूज बीम होती है, आपने अपने घरों में भी देखी होगी। आई सेक्शन की जो बीम होती है मोस्ट कॉमनली यूज एज ए बीम। तो क्या होगा, 3 हो गया अपना। कौन सा बच गया हमारा, कैस्टिलेटेड बीम क्या होती हैं, लॉन्ग स्पैन के लिए होती हैं और लाइट लोड्स के लिए होती हैं। तो ये कैस्टिलेटेड बीम्स का यूज होता है। कैस्टिलेटेड बीम्स कैसी होती हैं, इस टाइप की ये बीम है, बीच में आप मान लो सर्कल ऐसी ओपनिंग होगी, तो ये आपकी क्या होगी, कैस्टिलेटेड बीम। लॉन्ग स्पैन के लिए और हल्के लोड के लिए कैस्टिलेटेड बीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर के लिए हमारा इतना रेलिवेंट ये क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए गर्डर। 68 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एक जो गर्डर होता है उसकी इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो गर्डर होता है एक टाइप से क्या होती है, बीम होती है। गर्डर हमारा क्या होता है, एक बीम होती है। बीम को हम गर्डर बोल देते हैं, गार्डर बोल देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेंथ टू कैरी दी बेंडिंग मूवमेंट। तो जो गर्डर होता है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो बेंडिंग मूवमेंट को कैरी कर सके। तो पहली स्टेटमेंट सही है। वर्टिकल स्टिफनेस टू सेटिस्फाई एनी डिफ्लेक्शन लिमिट।
स्टिफनेस क्या होती है? ये स्टिफनेस वर्ड आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। स्टिफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, यानी जो डिफॉर्मेशन हो रही है, मान लो वर्टिकल स्टिफनेस का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसकी डिफॉर्मेशन होगी तो उसको रेजिस्ट करेगा, उसको डिफॉर्मेशन को होने नहीं देगा। तो वर्टिकल स्टिफनेस होनी चाहिए इसकी, तो बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल स्टिफनेस इसकी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ टू कैरी दी शियर फोर्स, यानी कि जो गर्डर है वो काफ़ी शियर फोर्स को, काफ़ी उसके अंदर शियर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है स्टिफनेस टू रिड्यूस द बकलिंग और पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। जो इसका वेब वाला पार्ट है, वेब यानी कि इस वाले पार्ट को वेब बोलते हैं, ऊपर नीचे जो होता है इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो जो वेब की बकलिंग है आप देख सकते हो बिल्कुल पतली सी होती है वेब, और लोड लगेगा तो ऐसे बक्कल हो सकती है। तो इसकी बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम स्टिफनर का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? स्टिफनर्स का। वो किसका काम नहीं होता? वो गर्डर का काम नहीं होता, हम स्टिफनर का यूज करते हैं। स्टिफनर क्या होता है? ऐसे प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पे प्लेट लगा देंगे तो क्या होगी, इस टाइप से प्लेट लगा देते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में भी एक प्लेट ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसके अंदर जो बकलिंग के अंदर इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये किसका काम नहीं होता? ये गर्डर का काम नहीं होता, ये तो हम जो स्टिफनर है एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। एज द स्टिफनर कैन बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द बकलिंग, इट इज़ नॉट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए गर्डर। यानी गर्डर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ ये नहीं है, उसके लिए हम स्टिफनर का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो ये तीनों पॉइंट है ए, बी और सी, ये काम केवल गर्डर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी अपने सिलेबस के रेलिवेंट है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के अंदर नहीं आएंगे आपके। इन प्रैक्टिकल डिज़ाइन ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर ऑन द वर्टिकल वॉल एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट ऑन द विंडवर्ड वॉल, ये भी हमारे काम का नहीं है। एक तो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और इस टाइप के मतलब आते नहीं है एसएससी के अंदर, फिर भी बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस वजह से हम इसको देख लेते हैं। भाई स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.8। विंडवर्ड वॉल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट 0.8। सीरियस होकर इसको याद करने मत बैठना, बस जैसे मैंने एक बार आपको बता दिया बस ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ कॉलम अंडर द कंप्रेशन लोड। 71 नंबर क्वेश्चन, कॉलम का बिहेवियर हमें बताना है अंडर द कंप्रेसिव लोड, यानी किस कोई कॉलम है उसके ऊपर हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो कॉलम का क्या बिहेवियर रहेगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी होती हैं वे सेक्शन के अंदर कांस्टेंट नहीं रहेंगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी होती हैं वो थ्रू आउट द सेक्शन हमारी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। यानी इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, यानी आप कोई भी सेक्शन कट करके देख लो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़ हैं वे कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द सेक्शन, क्योंकि एक ही तो मटेरियल का बना हुआ पूरा कॉलम। सेकंड स्टेटमेंट, रेजिडुअल स्ट्रेसेस ड्यू टू कूलिंग आफ्टर रोलिंग ऑफ द स्टील सेक्शन एंड दोज इम्पोज बाय वेल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट इन द सेक्शन बिफोर लोडिंग। तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस का क्या मतलब होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? बचा हुआ। तो ऐसी स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेस कौन सी होती हैं? वे स्ट्रेसेस होती हैं कॉलम के अंदर जो लोड लगाने से पहले उसके अंदर होती हैं। मान लो कॉलम में आप लोड लगाओगे एक्सटर्नली भाई 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का, वो तो एक स्ट्रेस अलग से हो ही गई। उसके अंदर पहले से भी कुछ स्ट्रेसेस हो सकती हैं भैया, स्टील ठंडी होने की वजह से, या फिर आप घर बना रहे हो कंस्ट्रक्शन के दौरान वेल्डिंग वगैरह, या और किसी लोड की वजह से उसके अंदर अगर पहले से स्ट्रेस है कॉलम के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल स्ट्रेस। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिटेल द लोड इज परफेक्टली कंसेंट्रिक एंड एंड कंडीशंस विल नॉट वेरी फ्रॉम केस टू केस। ये क्या कह रहा है कि भाई इस कॉलम के ऊपर जो लोड है बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे लगेगा, कंसेंट्रिक लोड होएगा। तो ऐसा नहीं होता, जो लोड होता है वो परफेक्टली कंसेंट्रिक नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर इसेंट्रिसिटी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होती है? इसेंट्रिसिटी रहेगी, और जो एंड कंडीशंस हैं हर केस में अलग हो जाएंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, पहली गलत हो गई, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द मिनिमम लोड फैक्टर फॉर द डेड लोड एज पर IS 800 1984। तो IS 800 1984 का क्वेश्चन है। वैसे तो मैं ये नहीं पढ़ रहा, लेकिन ESC के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो एक बार आप देख सकते हो कि 1.7 डेड लोड के लिए लोड फैक्टर कितना रहता है, 1.7। व्हाट इज़ द ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ह्यूमस टाइप सोयल। जो ह्यूमस टाइप की सोयल होती है उसके अंदर ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये होगी 1.35। ये कितनी होगी, 1.37। अब ये हमें याद नहीं करनी चाहिए 1.37। आप इसके अंदर ऑप्शन देखिए 4.35, 3.37 एंड 2.37। हमें पता है जो ह्यूमस टाइप की सोयल होती है, जो ह्यूमस सोयल होती है वो ऑर्गेनिक सोयल होती है। ह्यूमस सोयल क्या होती है, ऑर्गेनिक। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्गेनिक सोयल की 2 से कम होती है, तो 2 से कम वाला इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन था, 1.37। ह्यूमस सोयल कौन सी होती है, ऑर्गेनिक सोयल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the specific gravity of the solid is known then which of the following type of method is used to determine the water content। जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पता है तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए आप कौन से मेथड का यूज करते हो, तो हम पिक्नोमीटर मेथड का यूज करते हैं वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। सोयल मैकेनिक्स से हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, आपको ट्रिक भी याद होगी, 2 1 3 4 हम याद करते हैं, 2 1 3 4। अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 1/g -1 और फिर इस पूरे का ब्रैकेट। ये क्या होता है, वाटर कंटेंट। ये इसका क्या होता है, वाटर कंटेंट, जो आप देख सकते हो यहाँ भी दिया हुआ W2 - W1 W3 - W4 1 - 1/g -1। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, इसका वाटर कंटेंट। और अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती तो वो हम कैसे निकालते, S = W2 - W1। उसमें भी यही ट्रिक है, W2 - W1 -W3 - W4। ये यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दो, 2 1 2 1 3 4। तो ये ट्रिक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो, इसको G कह लो, ये निकालने के लिए ये ट्रिक है। यहाँ हम ड्राई सोयल के लिए निकाल लेंगे और वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो वेट सोयल यानी गीली मिट्टी रहेगी हमारे पास। तो ये पिक्नोमीटर मेथड होता है जिसके अंदर हमें इस G की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होनी चाहिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए। 4 कंटेनर होते हैं इस मेथड के अंदर, आपको ध्यान हो तो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले के अंदर क्या है, केवल मिट्टी है, इसमें केवल क्या है, मिट्टी है। दूसरे में क्या है, मिट्टी है, आपने पानी से भर दिया। ये थोड़ा गलत हो गया, पहले वाला क्या रहेगा, पहले वाला रहेगा बिल्कुल खाली, दूसरे में रहेगी मिट्टी, तीसरी में क्या है आपकी जो सोयल है प्लस पानी रहेगा, और चौथे में क्या रहेगा, केवल पानी रहेगा। तो ये 4 कंटेनर होते हैं, उनको थ्रू आपको 2 1 3 4 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। हवा के थ्रू जो सोयल ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एविलियन सोयल बोलते हैं। एलुविली कौन सी होती है, जो नदियों के थ्रू होती है। मरीन यानी कि समुंदर से, लैकुस्ट्राइन यानी कि जो लेक के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं और वे क्या काम करते हैं उससे आपको मैच करना है। ट्रस दिया हुआ है, केबल है, आर्च है, और ये 3 इंचार्ज होगा शायद, या आखिरी वाला 3 लिखा हुआ जो। तो आर्चेस क्या होती हैं, आर्च यानी कि इस टाइप से कुछ शेप होती है, और इसके अंदर क्या होती है, केवल कंप्रेसिव फोर्स होती है। आर्चेस के अंदर क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स। तो अपने को मान लो एक ऑप्शन पता था, आर्च का हमें पता था कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता, R का 1 केवल एक के अंदर है, तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। उसके अलावा जो केबल होती हैं, केबल हो गई, रस्सी हो गई, वे क्या होती हैं, टेंशन मेंबर होती हैं। ये कंप्रेसिव फोर्स नहीं ले सकती, टेबल रस्सी, वो केबल रस्सी वगैरह। तो क्या करेंगी, ये सपोर्ट देयर लोड हिंज इन द टेंशन आर्च। तो केबल का हो गया 3, क्या होगा 3। और ट्रसेस क्या करेंगी, ट्रस का आप ये याद रख सकते हो भाई, ट्रस के अंदर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, केवल कंप्रेसिव फोर्स वगैरह ही होती हैं। तो ज़्यादा लोड लेना हुआ हमें, वहाँ हम ट्रस का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह के अंदर। और जो इन्होंने 3 लिखा हुआ है, ये आर्च के ऊपर लोकेट होता है और सपोर्टिव
एलिवेशन, तो 3 नहीं होगा, या कुछ और लिखना चाह रहे होंगे, ये शायद मिस प्रिंट हो रखा है। जो आर्चेज होती हैं उनके ऊपर केवल कंप्रेसिव फोर्स आता है, और जो केबल होती हैं वे टेंशन ले सकती हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम शियर इन ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम है आपकी, अब इसके अंदर मैक्सिमम शियर फोर्स कब होएगा, जब लोड आपका इस वाले एंड के ऊपर लग रखा होगा, तभी तो यहाँ मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा। वो तो बाकी बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ये दूर रखा होगा तब बेंडिंग मूवमेंट आएगा। जो हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं वो तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है। इसके वैसे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, कोई ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए तो यही है भाई, अगर ज़्यादा लोड लगाओगे तो मैक्सिमम ज़्यादा शियर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होता है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आएगा। यहाँ पे 0 शियर फोर्स होएगा और यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टाइप ऑफ बिल्डिंग दी हुई है भाई, रेस्टोरेंट है, फैक्ट्री है, सिनेमा है, और वाटर डिमांड आपको बतानी है पर लीटर के अंदर। अब मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को करने का तरीका यही है भाई, आपको भले ही ना आता हो ऐसा ऑप्शन देखना जो सबसे आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओ। रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल है, सिनेमा और फैक्ट्री है। एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे लगेगा, जो हॉस्पिटल है क्या होगा 3 135 लीटर पर कैपिटा। भाई हॉस्पिटल में क्या होता है, बीमार लोग होते हैं, ब्लड का सैंपल लेना होता है, वायरस होते हैं, तो तुरंत हमें बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में। फिर है रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और सिनेमा। सिनेमा हॉल में क्या है भाई, आप जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टॉयलेट करोगे या थोड़ा बहुत पानी पियोगे, तो सबसे कम कहाँ पे होएगा, सिनेमा में। फैक्ट्री और रेस्टोरेंट बच गया ना। क्यू का 3 आर का 4, ऑप्शन देखते हैं। क्यू का 3 आर का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा फिर सही हो गया। पी का 2 है, एस का 1 है। रेस्टोरेंट में 70 और फैक्ट्री में कितना 45, फैक्ट्रीज में 45, रेस्टोरेंट में 70। रेस्टोरेंट में भी साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है और भाई खाने पीने का ये काम है, तो 70 लीटर पर सीट। और फैक्ट्री में कितना होगा 45 लीटर पर कैपिटा। तो इस टाइप के मैच दी फॉलोइंग आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, बस आपको लॉजिकली सोचना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी डिफरेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ट्रिब्यूडिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ हाई वेयर द सरफेस वाटर इज लिटल। तो जो ज़मीन का पानी होता है उसके अंदर ट्रिब्यूडिटी ज़्यादा होती है, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं वो तो बिल्कुल साफ़ होता है, जो सरफेस के ऊपर पानी होता है भाई नदी में, तालाब में, उसके अंदर ट्रिब्यूडिटी ज़्यादा होने के चांस है। भाई ट्रिब्यूडिटी क्या होती है, पानी यानी कि धुंधला सा। ज़मीन का पानी तो बिल्कुल साफ़ होता है। टोटल डिजोल्व सॉलिड ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ लोअर दैन द सरफेस वाटर। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं ग्राउंड वाटर के, वे कम नहीं होते, वे ज़्यादा होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर मिनरल वगैरह, जैसे कि ज़मीन के अंदर भाई लाइमस्टोन है या क्लोरीन वगैरह उसके अंदर मिला हुआ हो सकता है, साल्ट हो सकता है, खारा पानी होता है। बहुत जगह आपने देखा हो ना भाई खारा पानी, यानी उसके अंदर सोल्ट बहुत सारे हैं, डिजोल्व सॉलिड उसके अंदर ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर में डिजोल्व सॉलिड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर। आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और आयन ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ हाई दैन द सरफेस वाटर। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है दैन दी सरफेस वाटर। जैसे ज़मीन का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, लेकिन जो सरफेस वाटर होता है, नदी का पानी क्या होता है, नदी का पानी हमेशा मीठा मिलेगा आपको, और जो ज़मीन का पानी होता है वो खारा भी हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए यानी कि डिजोल्व सॉलिड हो गए, सॉल्ट हो गए, वो ग्राउंड वाटर के अंदर ज़्यादा होते हैं। यह आप पढ़ सकते हो। ग्राउंड वाटर की ट्रिब्यूडिटी कम होती है और TDS जो होता है सरफेस वाटर का वो ज़्यादा होता है। वो ग्राउंड वाटर का TDS ज़्यादा होता है सरफेस वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अंदर मिनरल्स और सोल्ट वगैरह मिले हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P हमारी पॉपुलेशन दी हुई है, क्या टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग दी वन ईयर। एक साल में हमें कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड होती है 1.8 टाइम दी
एवरेज डिमांड, और एवरेज डिमांड हमारी कितनी होगी, टोटल डिमांड बाई 365 इनटू पॉपुलेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। 1.8 तो हो गया हमारा डेली वेरिएशन फैक्टर, आपको मैक्सिमम डेली डिमांड चाहिए ना, और एवरेज कितना हो गया, क्यू डिवाइड बाई पी इंटू 365। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी है, कौन से मेथड से, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में हम क्या करते हैं भाई, एवरेज पॉपुलेशन कितने से जो इंक्रीज है वो कितने से इंक्रीज हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पी नोट, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है प्लस एवरेज पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, पी एवरेज प्लस पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, प्लस पी एल इंटू एन, एन यानी कि कितने साल बाद आपको निकालनी है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जैसे कि आप ये देखिए 1 2 3 4 5, भाई पहले साल 10 थी, फिर 20, फिर 35, फिर 45, तो यहाँ कितने से इंक्रीज हुई 10, यहाँ कितने से 15। अब इसका इंक्रीज कितना है, इसका इंक्रीज है 5। तो पहले तो आप एवरेज जो इंक्रीज हो रही है उसका एवरेज निकाल लोगे, पी एवरेज, और फिर जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वो ये पी एल हो जाएगा। तो पी नोट प्लस पी एवरेज प्लस पी एल इंटू एन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, impurities in water which are extremely small size particle and cannot be removed by settling and filtration। पानी के अंदर बहुत छोटे साइज के जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़। वे कौन सी होती हैं, डिसॉल्व, यानी कि पानी के अंदर वे घुल चुकी हैं, उनको अब आप फिल्टर के साथ रिमूव नहीं कर सकते। जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको आप फिल्टर से रिमूव कर सकते हो, लेकिन डिसॉल्व जो घुल चुकी हैं उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। जो सस्पेंडेड वाली हैं उनको आप सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हो। जो सस्पेंडेड हैं यानी कि आप 2 या 3 घंटे के लिए उस पानी को रख दोगे और नीचे बैठ जाएंगी, वे होती है सस्पेंडेड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोकुलेटर इन द टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द सरफेस वाटर। जो फ्लोकुलेशन का प्रोसेस होता है वाटर को हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको पता है 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोगुलेशन, एक क्या होता है, कोगुलेशन। कोगुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, जैसे एलम हो गया, कोपरास हो गया, और कोगुलेशन के अंदर क्या रहेगी, हमारी फास्ट मिक्सिंग रहेगी। कोगुलेशन के अंदर हम कैसी मिक्सिंग करते हैं, फास्ट मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, फ्लोकुलेशन का आता है। फ्लोकुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये फ्लोकुलेटर दिया हुआ स्लो मिक्सिंग करते हैं, सी ऑप्शन। टू प्रोवाइड फॉर जेंटल मिक्सिंग इन द डिस्टेबलाइज कोलाइडल टू प्रमोट एग्लोमेरेशन ऑफ कोलाइड इनटू लार्ज साइज सेटलेबल फ्लो। यानी पहले तो आपने कोगुलेशन कर दिया, केमिकल डाल दिया भाई, एलम डाल दिया, कोपरास डाल दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया स्पीड के साथ। फिर आप क्या करोगे, उसको हल्का हल्का मिक्स करोगे, वेरी स्लो, जेंटल मिक्सिंग यानी कि स्लो मिक्सिंग करेंगे आप, ताकि जो न्यूट्रलाइज पार्टिकल हैं वे एक दूसरे के पास आ जाएं, एक दूसरे से चिपक जाएं, और भाई बड़े साइज का पार्टिकल बने और वो पानी के अंदर आसानी से बैठ सके, किस में कन्वर्ट हो जाए वो, लार्ज इजीली सेटलेबल फ्लोक। तो ये किसका फंक्शन होता है, फ्लोकुलेशन का या फ्लोकुलेटर का ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैपिड मिक्सिंग इन द टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट फ्लो स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर विद द हाई हार्डनेस। ऐसा वाटर है जिसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा है, तो उसकी जो वाटर ट्रीटमेंट होती है उसमें हम रैपिड मिक्सिंग क्यों करते हैं। तो पानी के अंदर हार्डनेस ज़्यादा है, तो उसकी हम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए उसकी रैपिड मिक्सिंग करते हैं, और उसके अंदर हम किसको ऐड करते हैं, लाइम और सोडा एस को, लाइम और सोडा एस को, टू फॉर्म द केमिकल प्रेसिपिटेशन। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, लाइम सोडा की हेल्प लेते हैं। ये हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस वजह से हमने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। Lime and soda process is used to remove the hardness of the water. These chemicals are added in the coagulation tank. तो लाइम और सोडा जो प्रोसेस होता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है, और रैपिड मिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिटी की पॉपुलेशन दी हुई है 1000 के अंदर पी, और वाटर डिमांड आपको बतानी है। बोस्टन, व्हाट इज़ द बोस्टन फार्मूला टू डिटरमाइन द फायर डिमांड। जो फायर डिमांड का बोस्टन फार्मूला होता है वो कौन सा है, तो बोस्टन फार्मूला होगा आपका 5663 √P। उसके अलावा इसमें जो ये फार्मूले दिए हुए हैं ये कौन कौन से हैं,
जो इंडियन फॉर्मूला है IS कोड कौन सा बताता है 100√P। 3182 ये कौन सा हो गया कचलिंग। ये कौन सा ये है नेशनल फायर बोर्ड वाला। हमसे कौन सा पूछा था बूस्टन, बूस्टन का कौन सा 5663√P। SSC में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे सोल्व भी करवा सकता है या केवल फॉर्मूला भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टन कौन सा होता है 5663√P और पॉपुलेशन किसके अंदर है 1000 के अंदर है। व्हाट इज मीन बाय द सोफिट, सोफिट क्या होता है। तो आपने जो बिल्डिंग कंपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा भैया घर है तो जो ये वाला हिस्सा है कौन सा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोफिट बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है सोफिट क्या, अब इसमें वो घर वाला तो कोई पॉइंट है ही नहीं, इसमें सभी क्या दिए हुए पाइप दिए हुए हैं। तो पाइप के अंदर क्या होता है जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्ट लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्ट लेवल, इसको हम बोलेंगे इन्वर्ट लेवल। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यानी कि ऐसे आपको देखने पर जो पॉइंट मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोफिट बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए सीवर पाइप एट एनी क्रॉस सेक्शन, यानी इस सीवर का जो क्रॉस सेक्शन इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे अंदर की साइड का जो हाईएस्ट पॉइंट है सोफिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द पिट प्रीवी, जो पिट प्रीवी का लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होता है वो होता है सेप्टिक टैंक, यानी पिट प्रीवी के जैसा ही क्या होता है सेप्टिक टैंक एंड टाइल फील्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए गुड बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पाइप शुड बी ऑफ नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। जो ड्रेनेज सिस्टम है जो नाली का सिस्टम है भाई, घर के बाथरूम से जो पाइप जा रखी है वो कैसी होनी चाहिए भाई, प्लास्टिक की होगी या फिर आयरन की होगी, ऐसे थोड़ी ना होगी वो पानी को या गंदगी को अपने अंदर सोख लेगी, फिर तो बदबू आती रहेगी। सिस्टम शुड हैव ट्रैप एट ऑल नेसेसिटी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, जगह जगह पे ट्रैप होने चाहिए। ट्रैप क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं जैसे कि ये पाइप आपकी ऐसे जा रखी है तो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा पानी भरा हुआ रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे मान लो गंदी गैस है बदबू वाली गैस है तो वो यहाँ पे निकल के नहीं जाएगी। जैसे आपने टॉयलेट के अंदर देखा होगा तो उसमें पानी भरा रहता है हमेशा, उसका फ़ायदा क्या होता है जो गंदी बदबू होती है पाइप के अंदर से वो बाहर नहीं आती। तो जगह जगह पे सूटेबल जगह पे ट्रैप होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ब्रांच ड्रेन शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ब्रांच ड्रेन होते हैं वो एज लॉन्ग एज पॉसिबल नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए और ठीक ठाक साइज़ हो, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ब्रांच ड्रेन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ एन एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज, जो एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने स्लज का डाइजेशन किया उसकी ड्रॉबैक क्या है, तो उसके ड्रॉबैक है डिफ़िकल्टी इन डी वाटरिंग। क्या है डिफ़िकल्टी इन डी वाटरिंग, उसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहता है और उसको आप डी वाटरिंग करने में हमें उसकी परेशानी आती है। एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज का ये ड्रॉबैक है। What need to be maintained to avoid the odor problem in a tannery effluent treatment, जो टैनरी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ओडोर की यानी कि जो गंदी स्मेल होती है उसकी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये टैनरी क्या होती है, टैनरी होती है जो चमड़े का कारखाना होता है। टैनरी क्या होती है, जो चमड़े का कारखाना होता है लेदर का, तो उसके अंदर जो जानवरों की स्किन होती है, खून होता है, उसकी स्मेल ज़्यादा आती है। तो वो स्मेल ना आए उसके लिए हमें किस चीज़ की क्या करते हैं हम जो पीएच है हाई मेंटेन रखते हैं, हम क्या करते हैं हाई पीएच पे उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो स्मेल ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रिमेन इन द सोयल आफ्टर द रिमूवल ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इज कोल्ड, भाई सोयल से अगर ग्रेविटेशनल वाटर चला जाएगा तो उसके अंदर कौन सा वाटर बचता है, कैपिलरी वाटर बचता है। कौन सा वाटर बचेगा, कैपिलरी वाटर। जो ग्रेविटी वाटर होता है जैसे कि नाम बता रहा है ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और उसके बाद जो पानी बचेगा वो कौन सा बचेगा, कैपिलरी वाटर। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है भाई, मैक्सिमम कैपिलरी वाटर जो सोयल होल्ड करके रख सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और इसको 1/3
एटमॉस्फेयर पे जो मॉइस्चर रिटेन रहता है सोयल में, उससे भी इसको डेनोट कर सकते हैं। यानी कि 1/3 का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहेगा उस पे जो सोयल में पानी रहेगा उसको क्या बोल सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट फॉर ए गिवन 0.8 मीटर रूट जोन सोयल आर 35 एंड 10%। फील्ड कैपेसिटी 35%, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितना है 10, तो उसके अंदर पानी कितना रहेगा, यानी 35 माइनस 10, इतना पानी हमें उसको देना पड़ेगा यानी 25% पानी हमें सोयल को देना पड़ेगा। एट ए गिवन टाइम मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सोयल इज 20%। तो कोई टाइम है भाई जब किसान के मन में आया कि भाई सोयल में पानी देते हैं, तब उसके अंदर कितनी मॉइस्चर है, 20% है। तो इसको तो अभी हटा देते हैं। कितनी मॉइस्चर है खेत के अंदर, 20%, और उसने कितना पानी दे दिया, 250 mm डेप्थ तो पानी उसने सोयल को दे दिया। एज्यूम द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल, सोयल की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है। वट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ इरीगेशन। तो आपको ये बताना कितना पानी वेस्ट हो गया। किसान ने कितना पानी दे दिया, 250 mm का, और फिलहाल इसमें पानी कितना बचा हुआ है, 20। तो जो इसमें 10% दिया हुआ, इस 10% का हमें कोई काम नहीं है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का। तो आपको ये डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, गामा ऑफ सोयल डिवाइड बाय गामा ऑफ वाटर इनटू डेप्थ इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस फिलहाल कितनी मॉइस्चर है। तो सोयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 दी हुई है हमें, डेप्थ कितनी है उसकी 0.8 मीटर, फील्ड कैपेसिटी कितनी थी 35%, फिलहाल कितना पानी है 20%, परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। ये कितना आ गया, 1.6 0.8, ये आ गया 192 mm। ये कितना आ गया 192 mm। और किसान ने कितना पानी दे दिया, किसान ने दे दिया 250 mm पानी। तो वेस्टेज कितनी आई, 250 माइनस 192 डिवाइड बाई 250, यानी कि 23% पानी हमारा वेस्ट हो गया। और ये हमने किसकी परसेंटेज निकाल ली है भाई, 250 के कंपैरिजन में हमने पानी कितना दिया, 250 mm हमने पानी दिया ना, तो परसेंटेज हम किसके हिसाब से निकालेंगे, 250 के हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो इसलिए हमने नीचे 250 लिया। तो 23% पानी जो, यानी कि 23% ऑफ 250 हमारा वेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल दी हुई है और उसकी फील्ड कैपेसिटी से हमें मैच करना है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन देख के वो करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़े जाते, बस आपको थोड़ा समझना है। फील्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो क्लेई सोयल होती है उसके अंदर कैपिलरी ज़्यादा होती है, क्ले का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो सबसे ज़्यादा फील्ड कैपेसिटी होगी क्ले की, और सबसे कम किसकी होगी, सैंड की। तो 1 और 4 किस में है, बी ऑप्शन में 1 और 4 इसी में है। और ये आपस में इंटरचेंज है। सिल्टी क्ले की होगी 27 से 35, लोम की होगी 18 से 25। तो ये रिलेटिव एक दूसरे के साथ आपको स्टडी करके इसका आंसर करना होता है, पहले से याद हमको नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव हाइट इन द ग्रेविटी डैम। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोडायनामिक अर्थक्वेक प्रेशर विद डेप्थ इन द ग्रेविटी डैम। तो ये वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 95 सिलेबस में नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन शियर स्ट्रेस एजम्पशन। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शियर स्ट्रेस के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशन दी हुई है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई क्यू इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। तो जो शियर स्ट्रेस होता है, जैसे कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है या कोई भी, उसका शियर स्ट्रेस आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज, ये हम टाउ लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई डिवाइड बाई आई इंटू बी। यानी इस क्रॉस सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। यानी किसी पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। फॉर और वैल्यू ऑफ द वाई क्यू इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। अगली स्टेटमेंट, फोर्स इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एजम्पशन दैट बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज नॉन लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन। सही बात है। एंड इज नॉन जीरो एट द सेंटर। ये चीज़ इन्होंने गलत दे दी। ये रेक्टेंगुलर बीम है आपकी, इसका शियर स्ट्रेस आप कैसे बनाते थे, वो शियर स्ट्रेस कह रहा हूँ बेंडिंग मूवमेंट हम ऐसे बनाते थे ना,
ये LSM वगैरह में आपने पढ़ा होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई क्योंकि सेंटर पे ये 0 रहती है। थर्ड स्टेटमेंट मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी सेम, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। मटेरियल हमारा होमोजीनियस होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, तो इस वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में